वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो हम लोग जो है वो फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में अब तक के हमने देखा कि द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट फेजेस। वन इज लाइट रिएक्शन, अनदर वन इज डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये जो है ये कॉमन पाथवे है। उसके बाद में हमने ये देखा लाइट रिएक्शन तो दो तरह से हो सकती है, एक साइक्लिक या तो नॉन साइक्लिक। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो भी कैल्विन साइकिल है या C3 पाथवे है जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, ये सीधा सीधा कब होगा? जब नॉर्मल कंडीशन रहेगी, मतलब टेम्परेचर नॉर्मल है और CO2 कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नेचर में हाई है। ठीक है, लेकिन अगर एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्टोमेटास बंद होने लगते हैं और CO2 कॉन्सेंट्रेशन गिर जाता है, तो फिर प्लांट जो है वो C3 की बजाय C2 पाथवे जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं वो कैरी आउट करता है। ठीक है, ये हो गया ऐसे प्लांट जो कैल्विन साइकिल डायरेक्टली कैरी आउट करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, और C2 पाथवे कैरी आउट करते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन टू अवॉइड द डैमेज ऑफ द सेल। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली C3 पाथवे नेचुरल जो है वो डायरेक्टली C3 पाथवे कैरी आउट नहीं करते, ये होते हैं ट्रॉपिकल प्लांट्स। ठीक है, ये जो भी ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं ये ऑलरेडी ऐसे टेम्परेचर में ग्रो होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, और ये जो भी प्लांट्स हैं फिर ये कौन सा साइकिल कैरी आउट करते हैं? तो वो जो साइकिल कैरी आउट करते हैं वो है C4 पाथवे। ठीक है, और C4 पाथवे जो प्लांट कैरी आउट करते हैं उन्हें C4 प्लांट कहते हैं, वहीं C3 पाथवे जो कैरी आउट करते हैं उन्हें C3 प्लांट कहते हैं। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है? C3 प्लांट और C4 प्लांट में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट? ठीक है, तो जो भी C4 प्लांट होते हैं इनमें क्रैंस एनाटॉमी होती है जो C3 प्लांट में नहीं होती। ठीक है, ये सबसे पहले जिन्होंने डिस्कवर किया वो थे हेच, स्लैग एंड कॉर्डशैक। ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट एक्चुअली मेनली पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द डिस्कवरी ऑफ C4 प्लांट या फिर C4 पाथवे। ठीक है, नाउ जो भी ये डिस्कवरी है ये तीन साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, इसीलिए यहाँ पे इट इज़ कॉल्ड एज HSK पाथवे। HSK स्टैंड्स फॉर हेच, स्लैग एंड कॉर्डशैक, या फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हेच एंड स्लैग पाथवे, क्योंकि जो भी ये पाथवे है कि कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म होंगे ये सारी चीज़ें जो हैं वो किन्होंने डिस्कवर की है? हेच और स्लैग ने। वहीं कॉर्डशैक नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये नोटिस किया है कि कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो इस तरह का पाथवे कैरी आउट करते हैं जो C3 पाथवे से बहुत अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमको यही देखना है कि व्हाट इज क्रैंस एनाटॉमी विच इज़ द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट के सबसे खास कैरेक्टर है कि उनमें क्रैंस एनाटॉमी होती है जो C3 प्लांट में नहीं होती। अब हैच और स्लैग ने ये डिस्कवरी की है ड्यूरिंग द स्टडी ऑन शुगर केन प्लांट। ठीक है, आप बोलोगे C4 प्लांट कौन कौन से हैं? तो उसके एग्जाम्पल हैं शुगर केन, ज्वार, मेज, ये सभी ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें C4 पाथवे होता है, इसीलिए उन्हें C4 प्लांट कहा जाता है। और जब हैच और स्लैग जो है वो अपना काम शुगर केन मतलब गन्ना जिसे ऊस कहते हैं मराठी में, उसके ऊपर जो है वो वर्क कर रहे थे, तब उन्होंने ये डिस्कवरी की है। ठीक है, नाउ व्हाट इज क्रैंस एनाटॉमी ये पहले जानना जरूरी है और उसके बाद में C4 पाथवे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले है क्रैंस एनाटॉमी। क्रैंस एनाटॉमी में क्रैंस का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी मतलब होता है बनावट। ठीक है, क्रैंस का मतलब होता है नेकलेस। ठीक है, जैसे आप चमकीले मोती या डायमंड का अगर आप नेकलेस पहन रहे हो तो वो शाइन करेगा। ठीक है, तो उसी तरह से जो है ये जब हम लीफ का जो भी C4 प्लांट है उसके लीफ का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको कुछ हिस्से हैं जो नेकलेस की तरह चमकते हुए नजर आते हैं, उन्हें कहते हैं, इसीलिए उनको कहा गया है क्या? क्रैंस एनाटॉमी। अब ये क्यों ऐसा दिखता है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो भी मीजोफिल सेल्स होते हैं, ये लीफ का स्ट्रक्चर है, दिस इज द अपर एपिडर्मिस, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस, ये जो है ये जो गैप दिख रहे हैं ये स्टोमेटा है। ठीक है, और यहाँ पर स्टोमेटा की ये एयर स्पेस है। ठीक है, जो भी
आपके एपिडर्मिस मतलब जो आउटर लेयर है उससे जुड़ी हुई जो खाली स्पेस है दैट इज द एयर स्पेस, और वहाँ पर भी स्ट्रोमेटा होते हैं जिन्हें संकन स्ट्रोमेटा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बाकी के जो आपको ये सेल्स दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं, मीजोफिल सेल्स हैं। मोस्टली फोटोसिंथेसिस के लिए मीजोफिल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि मीजोफिल सेल्स आर कॉल्ड एज द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स। ठीक है, मीजोफिल सेल्स क्या हैं, मीजोफिल सेल्स जो हैं दे आर द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स। ठीक है, कंटेनिंग सेल्स, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होते हैं ये। अब क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स मतलब क्या, ये मीजोफिल सेल्स में ही क्लोरोप्लास्ट होता है और वहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस होता है, ये हमें पता है। ठीक है, लेकिन ये जो भी प्लांट है इनमें खास बात यह है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सर्कल दिख रहा है, ये जो भी सर्कल है इसके अंदर में ये जो है ये वेस्क्यूलर बंडल है। वेस्क्यूलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम जो एक साथ में बंधे हुए हैं, और इनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो बाहर के सेल्स हैं वो है बंडल शीथ सेल्स। ये जो बाहर सर्कल में प्रेजेंट है वो है बंडल शीथ सेल, और उसके अंदर में क्या प्रेजेंट रहते हैं, वेस्क्यूलर बंडल विच इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। क्योंकि लीफ जो भी फूड बनाती है वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से पहुंचाया जाता है, वहीं जो रूट से पानी और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया जाता है वो लीफ तक पहुंचाने के लिए भी जाइलम और फ्लोएम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें कंडक्टिव टिश्यूज कहा जाता है, और जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम एक साथ में आते हैं उसे वेस्क्यूलर बंडल कहा जाता है, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्क्यूलर टिश्यूज। ठीक है, अब इन जाइलम और फ्लोएम को प्रोटेक्शन देने के लिए जो बंडल शीथ सेल्स हैं वहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मतलब क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, मीजोफिल प्लस बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इनके जो स्ट्रक्चर है उसे स्टडी किया गया क्लोरोप्लास्ट के, तो मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उसमें सिर्फ ग्रेना एक्टिव है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें ग्रेना होते हैं और क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। ठीक है, जो बाहर का ये है जेल लाइक स्ट्रक्चर वो स्ट्रोमा है, और जो इस तरह के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स थे वो सभी क्या है, दीज आर द ग्रेना। ठीक है, और हमें पता है ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है, और स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होती है। मतलब पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होती है, एक ही क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्योंकि एक ही क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना भी प्रेजेंट है और स्ट्रोमा भी प्रेजेंट है। लेकिन जो भी C4 प्लांट है उनमें क्रैंज एनाटॉमी होने की वजह से क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म देखने मिलता है। क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म मतलब क्या, क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म मतलब मीजोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है उसका सिर्फ ग्रेना एक्टिव है, और जो बंडल शीथ सेल के जो क्लोरोप्लास्ट हैं उसमें ग्रेना इनएक्टिव और स्ट्रोमा एक्टिव है। ठीक है, तो आपको C4 प्लांट में क्या देखने मिलेगा, C4 प्लांट में आपको क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म, क्लोरोप्लास्ट क्या देखने मिलेगा, डायमॉर्फिज्म। मतलब दो अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल सेल्स जो हैं इसके जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो हैं ग्रैनल, मतलब ग्रेना इज एक्टिव। ठीक है, ग्रेना इज एक्टिव। वहीं बंडल शीथ सेल्स जो हैं इसमें स्ट्रोमा एक्टिव। ठीक है, मतलब यहाँ का जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें दोनों में से एक ही चीज़ एक्टिव है, और यहाँ का जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें से भी दोनों में से एक ही चीज़ एक्टिव है, जिसकी वजह से जहाँ ग्रेना है वहाँ पे क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगी, और जहाँ स्ट्रोमा है वहाँ पे क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से एक ही क्लोरोप्लास्ट में दोनों होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों होने के लिए जो चीज़ें अवेलेबल चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। अब सबसे पहले ग्रेना एक्टिव और स्ट्रोमा एक्टिव का मतलब क्या है,
ग्रेना एक्टिव है मतलब क्या है कि यहाँ के ग्रेना में वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। वही मीजोफिल सेल का जो स्ट्रोमा है उसमें एंजाइम अवेलेबल नहीं है। कौन सा एंजाइम अवेलेबल नहीं है? RUBP इज एब्सेंट, ठीक है। RUBP क्या है? एब्सेंट है। वही बंडल शीथ सेल का स्ट्रोमा एक्टिव है मतलब क्या है? RUBP इज प्रेजेंट, ठीक है। एंड ग्रेना एक्टिव नहीं है, ग्रेना इनएक्टिव है। इसका मतलब क्या है? नो एसेसरी पिगमेंट्स, मतलब एंटीना मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं है। समझ में आया? इस वजह से जो भी मीजोफिल सेल है उसमें लाइट रिएक्शन होगी और जो बंडल शीथ सेल्स हैं उनमें डार्क रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट भी पूरा नहीं है और ना ही बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट पूरा है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो भी फर्क नजर आता है उसे कहते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। और जब भी इन तरह के लीव्स के ऊपर लाइट एक्सपोज होगा तो ये बंडल शीथ सेल्स जो हैं वो चमकने लगेंगे बिल्कुल नेकलेस की तरह, इसीलिए इसे क्रैन्स एनाटॉमी कहा जाता है, ठीक है। नाउ अब इसको डिस्कवर किया हेच स्लैक, इसलिए इसे हेच स्लैक पाथवे कहा जाता है, या फिर HSK पाथवे इसलिए क्योंकि हेच स्लैक एंड कॉर्डशैक इन्होंने डिस्कवर किया। लेकिन वाई इट इज कॉल्ड एज C4 पाथवे वो हमको देखना है। अब देखो द होल प्रोसेस स्टार्ट्स विथ, यहाँ पे ये मीजोफिल सेल है जहाँ पे रिएक्शन हो रही है और ये है बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। यहाँ पे ये बंडल शीथ सेल्स हैं, ठीक है, और ये है मीजोफिल सेल। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? मीजोफिल सेल, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ पे एक्सेप्ट होगा? मीजोफिल सेल में। लेकिन यहाँ पे RUBP जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के लिए चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, पहले ही बताया मैंने आपको। तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा तो, लेकिन उसे वेलकम कौन करेगा? PEPA, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, ठीक है, जिसे आप पेपा भी बोल सकते हो। तो पेपा मतलब क्या? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा एंजाइम नहीं है? RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम नहीं है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को अब कौन एक्सेप्ट कर रहा है? पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम। किसकी मदद से? पेपा की मदद से, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड की मदद से। अब ये दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो है OAA। OAA मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। आपके बुक में सारा जो है वो फुल फॉर्म दिया हुआ है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो पहला प्रोडक्ट बनेगा दैट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। कितने कार्बन से बना है? 4 कार्बन से बना है, इसीलिए इसे C4 पाथवे कहा जाता है। मतलब इन द पाथवे the first stable product is made up of 4 carbon, that is why it is called as C4 pathway, ठीक है। देन इसके बाद में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो मेलिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होगा किसमें? मेलिक एसिड में, और यहाँ पे एनर्जी यूज होगी। NADPH मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होगा और NADP ये मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। ब्रेक होगा मतलब एनर्जी यूज होगी, ठीक है। फिर अब ये मेलिक एसिड जो है दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मीजोफिल सेल टू बंडल शीथ सेल। मीजोफिल सेल से इस मेलिक एसिड को कहाँ दे दिया जाएगा? बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल जहाँ पे ग्रेना एक्टिव नहीं है, लेकिन कौन एक्टिव है? स्ट्रोमा एक्टिव है। अब मेलिक एसिड जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बनाएगा। एक है पायरुविक एसिड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पायरुविक एसिड जो है वो पेपा को रीजनरेट करने के लिए यूज होगा, क्योंकि पेपा अगर रीजनरेट नहीं होगा तो ये साइकिल एक बार होकर रुक जाएगा, ठीक है। और पेपा इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वेलकमिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। पेपा वहाँ पे होना ज़रूरी है हर बार, ताकि वो किसे एक्सेप्ट कर सके? कार्बन डाइऑक्साइड को। इसीलिए पेपा को रीजनरेट करने के लिए कौन अवेलेबल है?
पायरुवेट या फिर उसे हम पायरुविक एसिड भी बोलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे होगा, इसमें एनर्जी मॉलिक्यूल यूज़ होगा, एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ होगा और एएमपी फॉर्म होगा। एएमपी क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसमें से 2 फॉस्फेट निकलेंगे, एक फॉस्फेट नहीं। ठीक है, इसके बाद में ये जो भी अब यहाँ पे भी एनर्जी यूज़ होगी फॉर द कन्वर्शन ऑफ मैलिक एसिड इंटू पायरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो केल्विन साइकिल कर सकता है। क्योंकि बंडल शीथ सेल में जो है वो आरयूबीपी एंजाइम क्या है? प्रेजेंट है। मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है। देखो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करना है तो केल्विन साइकिल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट अगर नहीं हो पा रहा है तो वो इनडायरेक्टली एक अल्टरनेटिव पाथवे चुन के फाइनली क्या करेगा? कैरी आउट केल्विन साइकिल। ठीक है, तो केल्विन साइकिल तक पहुंचने के लिए ये सारा तामझाम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मीजोफिल सेल के पास में आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल बॉडी टेंडेंसी। इन प्लांट की नेचुरल जो बॉडी मेकअप है उसमें क्रैंस एनाटॉमी है, क्लोरोप्लास्ट अलग अलग प्रकार के हैं, जिसकी वजह से एक ही क्लोरोप्लास्ट में दोनों प्रोसेस होना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद में ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हुआ है, इट विल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल टू फॉर्म फूड। ठीक है, क्या फॉर्म करेगा? वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो C4 पाथवे में जो है वो आपको देखने मिल रहा है कि कैसे अलग अलग कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं और क्यों ये अल्टरनेटिव जो पाथवे है वो प्लांट ने चुना है। क्योंकि ये जो भी प्लांट हैं ये ऑलरेडी ऐसी कंडीशन में ग्रो होते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कितना होता है? 45 अबव होता है। ठीक है, और ये जो भी प्लांट्स हैं C4 प्लांट, इनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये 55 डिग्री सेल्सियस का भी जो टेम्परेचर है वो क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में क्या होते हैं? अलग अलग आपको देखने मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे ग्रेना प्रेजेंट रहता है, एक्टिव रहता है, और यहाँ पे स्ट्रोमा एक्टिव रहता है, विच इज कॉल्ड एज क्रैंस एनाटॉमी। ठीक है, और इसकी वजह से आपको ये एक अलग अल्टरनेटिव पाथवे देखने मिलता है। इसे डिस्कवर करने वाले हैं हैच और स्लैक, इसीलिए हैच स्लैक पाथवे इसे कहा जाता है। अनदर साइंटिस्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिस्कवरी, जिनका नाम है कॉर्डशेक। इसी वजह से द पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड एज HSK पाथवे। ठीक है, सो इन दिस वे आज हमने देखा C4 पाथवे, इसके बाद में है कैम्प पाथवे, दैट विल सी इन अवर नेक्स्ट video. Till then, thank you very much.